Good morning, everyone. Welcome to the last chapter of your chemistry syllabus, that is coordination compounds. एनसीईआरटी के सीक्वेंस में लास्ट नहीं है, बट दिस इज द लास्ट चैप्टर दैट वी आर टेकिंग. हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक कवर किया, देन फिजिकल केमिस्ट्री, एंड नाउ टुडे इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आई विल से इज द मोस्ट अमेजिंग चैप्टर which has made inorganic chemistry quite interesting. अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट की वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा दैट ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल आयंस दे आर नोन फॉर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस. ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन मेटल आयंस क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं. मैंने उस वक्त भी कहा था कि वी आर हैविंग एंटायर चैप्टर ऑन कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स को ही मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है. व्हाट आर द रीजन व्हाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस? किस वजह से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है? Small atomic size, very good. Then high charge to radius ratio, or you can say because of high ionic charge, and due to the availability of d orbital in which it can accept electron pairs coming from the ligands. So let us first start with the chapter by discussing the importance of studying the chapter. Why coordination compound is important, why it has been introduced in the syllabus, and what benefit you will be getting from this chapter. So if I say the weightage of this chapter is of around 7 marks. 7 mark का chapter है, 7 marks का DNF block, 7 marks का coordination compounds. Total weightage of inorganic chemistry is 14 marks. And coordination compounds is much more scoring compared to DNF block elements. इसके मार्क्स कहीं नहीं जाते. अगर आपके कॉन्सेप्ट पक्के हैं तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मार्क्स लूज करने वाला चैप्टर नहीं है. इसके अलावा आप सोचोगे कि अदर देन स्कोरिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, व्हाट शुड बी द अदर यूजफुलनेस ऑफ स्टडीइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Coordination compound have actually brought in a revolution in the field of inorganic chemistry. Inorganic chemistry में अभी this is the most challenging and most scopeful area जिसे हम coordination chemistry भी कहते हैं. The study of coordination compound is also called coordination chemistry. It has given lot many new kind of the drugs, new kind of the targets जिसे बायो इनऑर्गेनिक्स में स्टडी किया जाता है. इट इज स्टडीड अंडर बायो इनऑर्गेनिक्स. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोई कुछ नया नहीं है. इट हैज बीन नोन सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. इट हैज बीन देयर. इट्स डिस्कवरीज मेड टाइम टू टाइम अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पता चला. बट जस्ट थिंक ऑफ, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पिगमेंट की आपने इंपॉर्टेंस पढ़ी होगी, बट डू यू नो दैट क्लोरोफिल इज नथिंग, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स, एंड यू नो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम. ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है. यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी में ब्लड की इंपॉर्टेंस को आप अच्छे से समझते हो. यू नो वेरी वेल दैट हीमोग्लोबिन which is formed in the blood, imparting red color to the blood, is the component which transport oxygen throughout the body, right? Throughout all the cells. But do you know that hemoglobin is also a coordination compound?
हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स है वो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एंड इट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स है? आयरन का है। You must have heard that these days many people suffer from deficiency of vitamin B12। बहुत कॉमन सा हो चुका है ना? कोविड के बाद खास करके आप थोड़ा भी वीकनेस फील कर रहे हो, आप डॉक्टर के पास जाइए, नॉर्मल वायरल वगैरह में भी जाइए, वो पूरा ब्लड टेस्ट करवा देंगे एंड देयर इज ऑलवेज deficiency of vitamin B12 found in the blood report. So your vitamin B12, you know, is nothing. It is also a coordination compound, a complex, and it is complex of cobalt. Vitamin B12 किसका complex है? It is complex of cobalt. इसके अलावा in the modern inorganic chemistry, coordination compound find its application in metallurgy. Metallurgy में इसका application है. There are lot many metals which are extracted or which are refined by the process of formation of complexes. अभी वो चैप्टर निकल गया, अदरवाइज आपके सिलेबस में था पहले। मेटलर्जी चैप्टर वाज देयर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम देयर ओर्स, ये चैप्टर का नाम था। और इसमें आप सेवरल मेथड्स जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू मेटल का रिफाइनिंग किया जाता था, वेनार्कल मेथड, मॉन्ड प्रोसेस, ऐसे प्रोसेसेस सिलेबस में थे, बट अभी निकल गए। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक यूजफुलनेस जरूर याद रखिएगा, दैट दिस इज important in metallurgical processes. Coordination compound find its application in metallurgy. इसके अलावा coordination compounds finds its role in field of medicine also. आपके बॉडी में कभी अगर लेड की पॉइजनिंग हो गई तो दैट इज रिमूव लेड, अगर लेड पॉइजनिंग हो गया तो दैट इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। There, the intravenous injection of EDTA is given, ethylene diamine tetraacetate, जो लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसको रिमूव करता है। So coordination compound finds its application even in the medicinal field. Medicinal field में भी ये involved है। इसके अलावा coordination compound finds its application in metallurgy. गोल्ड प्लेटिंग जब करते हैं तो it has been observed कि गोल्ड का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लिया जाए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फाइन क्वालिटी की मिलती है। सो दैट अगेन शोज दैट इट फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आल्सो, राइट। इसके अलावा आप चैप्टर के एंड में भी पढ़ोगे, देयर आर लॉट मेनी अदर एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई थिंक दिस मच इंफॉर्मेशन इज एनफ टू बिगिन द चैप्टर राइट नाउ। ठीक है, इतने इंफॉर्मेशन के साथ हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वर्नर। ये वर्नर्स थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था। एंड अल्फ्रेड वर्नर एक्चुअली प्रिपेयर्ड अ लॉट मेनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्सेस, एंड after preparing these complexes he studied their physical and chemical properties, and based on all his investigation he has proposed a theory that we will be discussing in detail. So when Werner prepared the compounds of cobalt with chlorine and ammonia, like I will be writing one of such compound, दिस इज द कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, एक्चुअली कोबाल्ट क्लोराइड था और कोबाल्ट क्लोराइड को ये इन्होंने फर्दर फिर अमोनिया से रिएक्ट किया। सो ही वाज गेटिंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, लाइक ही वाज गेटिंग COCl3.6NH3, देन COCl3.5NH3, then
COCl3.4NH3। अभी फिलहाल हम इतना डिस्कशन इन एग्जांपल्स को इनके थ्रू ही डिस्कशन करते हैं। So what did he observe? That these different compound of cobalt chloride further on reacting with ammonia, when finally it was treated with excess of silver nitrate, इन कंपाउंड्स को जब एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया तो इट वाज फाउंड दैट दे प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बट ईच ऑफ देम gave a different amount of precipitate of silver chloride। जैसे ये देखा गया कि 1 mole of COCl3.6NH3 on reaction with excess of AgNO3, that is silver nitrate, it gave 3 mole AgCl precipitate। क्या मिला इससे? 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। एक मोल इस कंपाउंड से एक्सेस AgNO3 को जब ट्रीट किया गया तो इट फॉर्म 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट विच इज व्हाइट इन कलर। इसी तरह व्हेन दिस कंपाउंड वाज ट्रीटेड with excess of silver nitrate, it gave 2 mole of silver chloride precipitate. Here also 1 mole of the compound was treated, and when this compound was treated with excess of silver nitrate, this gave 1 mole silver chloride precipitate। Now just give a little stress on your brain, just think that each of these compounds are having the same number of chlorine atoms reflecting here। सब में Cl3 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 है, right? But here it is forming 3 mole silver chloride precipitate। यहां पे 2 ही मोल मिला और यहां पे 1 मोल ही मिला। ये ऑब्जर्वेशन जब वर्नर को मिली तो वर्नर ने काफी समय तक सोचा और इसका रीजन उन्होंने क्या दिया, दैट दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट आउट ऑफ ऑल दीज क्लोरीन एटम्स इन द कंपाउंड some are present in ionizable form and some are present in non-ionizable form। जितने भी क्लोरीन यहाँ पे हैं उसमें से उन्होंने क्या कहा कि कुछ क्लोरीन जो है वो आयोनाइजेबल फॉर्म में है। आयोनाइजेबल फॉर्म का मतलब हुआ दे आर प्रोड्यूस्ड एज क्लोराइड आयंस इन द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में Cl- आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। Cl- होगा तभी ना AgCl प्रेसिपिटेट मिलेगा। श्योर है? AgCl precipitate कब मिलेगा? When there is Cl- ion present in the solution of these compound। तो as it is giving different amount of AgCl precipitate, that means they all have different number of Cl- ions present in them। और ये शो करता है कि कुछ क्लोरीन आयोनाइजेबल फॉर्म में है, कुछ नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म में है। तो इसी आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म ऑफ क्लोरीन की वजह से ही gave the conclusion about 2 different valencies of the metal atom in coordination compounds। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल के 2 डिफरेंट वैलेंसीज होते हैं। एक जो आयोनाइजेबल होता है जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और दूसरा जो नॉन आयोनाइजेबल होता है जिससे आयन ब्रेक होकर सॉल्यूशन में नहीं जा सकते, दैट इज नॉन आयोनाइजेबल, और उसे उन्होंने क्या कहा, सेकेंडरी वैलेंसी। राइट? आप कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है COCl3, PdCl2, NiCl2। अगर इन कंपाउंड्स को
सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाए, an aqueous solution of these compounds are formed, they all will be producing ions, right? ये CO3 प्लस और 3Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा, ये Pd2 प्लस और 2 Cl माइनस देगा, ये Na2 प्लस और 2 Cl माइनस देगा, राइट? तो हरे ये जो केसेस हैं इसमें मेटल एटम सिर्फ एक ही वैलेंसी शो कर रहा है और वो वैलेंसी है उसकी प्राइमरी वैलेंसी, लेकिन इन कंपाउंड्स में मेटल एटम इज शोइंग टू डिफरेंट वैलेंसी, इसमें दो अलग अलग वैलेंसी शो कर रहा है, एक उसकी प्राइमरी वैलेंसी है जो आयोनाइजेबल है और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयोनाइजेबल है। अब आप देखिए, अगर हम इन कॉम्प्लेक्सेस को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में लिखना चाहें, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोबाल्ट के साथ तीनों के तीनों क्लोरीन एटम्स जो हैं वो प्राइमरी वैलेंसी से बॉन्डेड है, तो वी विल राइट लाइक CONH3 होल 6 एंड देन ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, आगे ये टर्म आएगा, इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये क्या बताता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो आयन में ब्रेक नहीं होगा, दैट विल नॉट बी ब्रेकिंग इनटू आयंस। इसके ऊपर कोबाल्ट का चार्ज इज +3 और ये न्यूट्रल होता है, इसलिए वी हैव अ +3 चार्ज ऑन दिस and there are 3 Cl minus. Because of 3 mole of chloride ion, it is producing 3 mole of silver chloride. दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में देखिए, it is CONH3 whole 5 Cl, ठीक है। अभी भी आप देखो यहां पे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी थी, कोबाल्ट 6 अमाइन मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है, कोबाल्ट यहाँ पे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल और 6 अमाइन मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है, तो ये क्या शो करता है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई, 6, राइट। यहां पे भी आप देखो ये 5 अमाइन मॉलिक्यूल है और एक क्लोरीन एटम है, यहां भी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुई, 6, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुआ यहां, 6। अच्छा, इस केस में व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी, इस केस में व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी, 3, प्राइमरी वैलेंसी क्या हुआ, 3, और यहां पे प्राइमरी वैलेंसी क्या है, 2, इजी। सेकेंडरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स या नंबर ऑफ एटम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और एटम which are bonded to cobalt directly। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो कोबाल्ट से डायरेक्टली बॉन्डेड है, जैसे मैंने यहाँ पे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल लिखे हैं, मतलब 6 अमोनिया के नाइट्रोजन एटम्स जो हैं कोबाल्ट से बॉन्डेड हैं, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी हो गया 6, 5 और 1 6, है ना, यस। जो भी मेटल एटम होगा उससे कितने लिंक्ड हैं डायरेक्टली, कितने एटम्स लिंक्ड हैं, वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी हुआ। वो क्लोरीन अंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, उन 3 क्लोरीन में से इसने 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट दिया, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 मोल क्लोरीन आयन के फॉर्म में प्रेजेंट थे, तो एक क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड है, इसका बताइए क्या होना चाहिए, CO NH3 होल 4 Cl2, समझ गया, एक मिनट, हाँ सेकेंड वाले में इन तीनों में सेकेंडरी वैलेंसी 6 है ना, इन तीनों में मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। हाँ कृष्ण, Ag+ जब हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे ना तो वो Ag+ इनके साथ जो है प्रेसिपिटेट बनाएगा AgCl, लाइक
3Cl माइनस है तो एक्सेस Ag जब इसको मिलेगा तो इट विल बी फॉर्मिंग 3 मोल ऑफ AgCl, यहाँ 2 मोल AgCl और यहाँ 1 मोल AgCl, राइट? क्लियर? आ रहा है समझ में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी? इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वर्नर ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने देखा कि कुछ क्लोरीन एटम्स आयोनाइज हो रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे क्लोरीन एटम भी हैं जो आयोनाइज नहीं हुए। तो क्यों आयोनाइज नहीं हुए? इस सोच ने उनको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट शो किया, राइट? प्राइमरी वैलेंसी कैसा होता है? आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी कैसा होता है? नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है? प्राइमरी वैलेंसी जो है दैट इज सेटिस्फाइड बाय दीज नेगेटिव आयंस, जिसको हम काउंटर आयंस कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होता है? नेगेटिव आयंस विच आर कॉल्ड काउंटर आयंस। और सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होता है? तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज्ड आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल which are capable of donating electron pair, which are termed as ligands. इनको ligands कहते हैं, आगे और डिटेल में इसके बारे में पढ़ने को आएगा। They are called ligands. चलिए, after understanding this, now let me introduce or let me compare these coordination compounds of these complexes with another kind of the salt which are called double salt. क्या आपने कभी सुना है डबल सॉल्ट? एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ डबल सॉल्ट क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? पहले इसको समझ लेना, व्हाई आई एम कंपेयरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद द डबल सॉल्ट। हाँ, द रीजन इज दैट बोथ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट आर मेड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 2 or more salts, 2 या 2 से ज्यादा salts के aqueous solution को आपस में जब रिएक्ट करते हैं तभी डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों है सॉल्ट ही, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट दोनों कैसे हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ बोथ ऑफ दिस? दे आर सॉल्ट्स एंड हाउ दे आर फॉर्म? by the combination of 2 or more normal salts, 2 या उससे ज्यादा नॉर्मल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, राइट? इसीलिए इनको कंपेयर करना जरूरी है। अब इसमें मैं आपको अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल है KCl MgCl2.6H2O, दिस इज कॉल्ड कार्नेलाइट, इसको कार्नेलाइट कहते हैं। देन कम्स FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2O. This is called Morse salt. And then comes K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. This is called पोटाश एलम, इसको कहते हैं पोटाश एलम। So we have carnallite, Morse salt, potash alum. These are the example of double salt. Now what happens when the aqueous solution of these double salts are formed? ये जो dot H2O मैंने लिखा है ना, that is water of crystallization. 10th standard में पढ़ा हुआ होगा आपका। वो क्रिस्टल लैटिस में ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लैटिस साइट्स में, तो इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है ना? जैसे these are responsible for crystalline property as well as sometimes color of the salt. तो इन सभी केसेस में when the aqueous solution of these salts will be formed, you will find that they all break into ions completely. मतलब यहां पे जब आप कार्नेलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे
तो दिस विल कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू K प्लस Mg2 प्लस Cl माइनस और H प्लस और OH माइनस तो होगा ही, राइट। इसी तरह यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा Fe2 प्लस NH4 प्लस सल्फेट आयन H plus and OH minus. Same way, this will dissociate into K plus Al3 plus SO4 2 minus and H plus and OH minus. ठीक है, तो क्या दिख रहा है कि डबल सॉल्ट जो है इट कंप्लीटली डिसोशिएट्स इनटू आयंस। डबल सॉल्ट किसमें डिसोशिएट हो गया, कंप्लीटली इनटू द आयंस। लेकिन ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें अगर सपोज मैं ये वाला कंपाउंड ले लूं, अगर मैं ये कंपाउंड लूं CONH3 होल 6 Cl3 और इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करूं, तो इस एक्वस सॉल्यूशन में इट विल बी डिसोशिएटिंग ओनली एज CONH3 होल 6 3 प्लस ये कैटायन and 3Cl minus anion। बस यही डिसोसिएशन होगा, ये वाला पार्ट फर्दर आयन में ब्रेक नहीं होगा, इट विल नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। यही डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी वाइवा में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट and a complex salt. Answer is that the double salt completely dissociates into ions, whereas a complex salt dissociates only into the coordination entity and counter ion। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा और उसके साथ आयन मिलेगा। इसका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला पार्ट है वो फर्दर डिसोशिएट नहीं होगा, या ये भी कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू द आयंस। ओके, याद रहेगा। अब जैसे मुझे ये बताओ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, इसको ना इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस में रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है, बताइए इसका क्या होगा। Fe प्लस तो होगा ही नहीं, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, वो तो आयन में ब्रेक ही नहीं होगा। अगर इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो व्हाट रिजल्ट यू विल बी गेटिंग, देयर विल बी 4K प्लस आयन एंड इसके साथ यू विल बी गेटिंग FeCN होल 6 4 माइनस। ठीक है, सिंपल, आ रहा है समझ में। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर हो गया। दूसरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वर्सेस डबल सॉल्ट, मीनिंग इज क्लियर। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि अपने इन सभी स्टडीज के बेसिस पे इन्होंने जो थ्योरी दी दैट हैज सम पोस्टुलेट्स। क्या क्या पोस्टुलेट है वो आपको ऑलरेडी मैंने बोल दिया। जैसे मैंने कहा दैट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल और एनी मेटल एटम और आयन which is the central atom there that shows two different valencies, one is primary, other is secondary. The primary valency is ionizable whereas secondary valency is non ionizable. The negative ion or the neutral molecules which are capable of donating electron pair to the central atom or ion binds to it in some definite geometry, एक कुछ definite geometry में एक definite direction में ही उसे bond करते हैं, and that is why coordination compounds also have directional character of the bond. coordination compounds में भी bond कैसे होते हैं, they have directional character। अगर सही मायने में कहूं तो they have coordinate covalent bond। कैसा bond होता है, coordinate covalent bond।
कहीं कहीं टाइप डिफरेंट होता है, वो लास्ट में इस चैप्टर में है, सिनर्जिक बॉन्ड, वो भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, दैट द डेफिनेट ज्योमेट्री in which the coordination compounds are formed, or the definite geometry in which the ligands are bonding to the central atom or ion, that is called coordination polyhedra, जो अभी फिर हम आगे भी डिफरेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं उसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे वर्नर्स थ्योरी के, और ये आपका मेन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी समझना इंपॉर्टेंट था। लेट अस हैव अ स्मॉल पॉज एंड इन दैट ब्रेक वी विल हैव अ क्वेश्चन from NCERT in text, ठीक है। Okay, now please concentrate here. We are moving on to the next topic. We will see some important terms which are related with coordination compounds. The understanding of these terms are important in order to take the chapter ahead. चैप्टर में अगर आपको आगे और अच्छा समझना है, वीबीटी समझना है, सीएफटी समझना है, तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, सीएफटी और वीबीटी से एक चीज और याद आया कि वर्नर्स थ्योरी हैज सम लिमिटेशंस आल्सो। वर्नर्स थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी है, और लिमिटेशन क्या है कि वर्नर थ्योरी डू नॉट टॉक्स अबाउट द कलर कैरेक्टरिस्टिक और the magnetic behavior of the complexes. कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है या कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड क्यों होते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन वर्नर नहीं दे पाए, वर्नर्स थ्योरी में इसका कोई जिक्र नहीं है। So that is the limitation, but those limitation will be overcome by valence bond theory and crystal field theory. इसके अलावा लेगैंड फील्ड थ्योरी भी है, जो लेगैंड फील्ड थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वीबीटी और सीएफटी हम पढ़ने वाले हैं, वही टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर आएगा। अभी सबसे पहले हम ये टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टर्म मैं आपको इसमें बता रहा हूं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। द फर्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज द एटम और आयन, जिसे सेंट्रल एटम बोलते हैं। इट इज द सेंट्रल एटम और आयन along with the negative ion or the molecules bonded to it in some definite geometry. This entire is called coordination entity, है ना। क्या कहा मैंने? A metal atom or ion bonded to some definite number of negative ion or molecules in a fixed geometry, in a fixed spatial arrangement, that is called coordination entity. मैं यहाँ पे definition नहीं लिखूंगा, that you will be writing from the notes, और NCERT में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहीं से आप लिख लीजिएगा स्ट्रिक्ट। मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। जैसे सपोज इफ आई राइट दिस कॉम्प्लेक्स K4FeCN6, FeCN6, then in this complex iron, which is actually central atom here, that iron which is bonded to 6 Cn minus ion, that forms coordination entity. FeCN6 मतलब आयरन एटम और Fe2 प्लस आयन, और साथ में इसके जो 6 Cn माइनस आयन है उनका पूरा कंप्लीट स्पेटियल अरेंजमेंट, दिस एंटायर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब ये कॉम्प्लेक्स में जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं ना, ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है। व्हाटएवर वी सी इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेकंड इज सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम और आयन is that metal atom or metal ion to which a fixed number of negative ions or donor ions or neutral molecules are bonded in fixed geometry. सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन क्या हुआ? सेंट्रल एटम का मतलब हुआ वो स्पेसिफिक मेटल एटम और आयन जिससे
नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एक फिक्स्ड नंबर में और एक फिक्स्ड ज्योमेट्री में बॉन्डेड है। जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ये वाला एटम सेंट्रल एटम Fe2 प्लस इज सेंट्रल आयन। इसी तरह इफ आई राइट अनदर कॉम्प्लेक्स लाइक CONH3 whole 4 Cl2 Cl, then cobalt plus 3 is central ion. If I write the complex like NiCO whole 4, then Ni, nickel is central atom. आ रहा है समझ में? सेंट्रल एटम और आयन क्या है? किसले? पक्का? चलिए थर्ड देखिए तो सीक्वेंस में लिगेंड है क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशन में रहते ही है। लिगेंड, लिगेंड का मतलब हुआ द आयन और द मॉलिक्यूल which donate electron pair to the central atom or ion and get bonded to it. वो आयन मीन्स नेगेटिव आयन, वो नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर उससे बॉन्डिंग कर रहा हो थ्रू सेकेंडरी वैलेंसी, और सेंट्रल एटम से बॉन्डिंग कर रहा हो थ्रू सेकेंडरी वैलेंसी, उसे हम क्या कहेंगे? लिगेंड। लाइक ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल एटम और आयन के अलावा जो कुछ भी लिखा है वो सभी क्या है? लिगेंड्स। तो अगर लिगेंड को डिफाइन करना हो आपको कैसे डिफाइन करोगे? द नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल which donates its electron pair to the central atom or ion and gets bonded to it in definite geometry, they are called ligands. वो नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम और आयन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर उससे एक डेफिनेट ज्योमेट्री, एक डेफिनेट स्पेटियल अरेंजमेंट में बॉन्डेड हो जा रहा हो, उसे क्या कहेंगे? लिगेंड्स। ठीक है, जैसे Cl माइनस NH3 H2O, दीज आर ऑल लिगेंड्स। ये क्या है? लिगेंड्स है। अच्छा आप देखिए लिगैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। एज दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कैन वी से दैट दे एक्ट एज लुईस बेस। कैसा बिहेवियर है इनका? दे हैव अ लुईस बेस लाइक बिहेवियर। दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम और आयन, दैट इज व्हाई दे हैव लुईस बेस लाइक बिहेवियर। न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर भी हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल टर्म हम मेनली ऑर्गेनिक में यूज करते हैं। अब लिगेंड से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ लिगेंड। लेट अस अंडरस्टैंड डेंसिटी ऑफ लिगेंड। डेंसिटी ऑफ लिगेंड क्या है, जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी ऑफ लिगेंड का मतलब है the number of atom of the ligand which is directly bonded to central atom or ion। ligand में वो number of atoms जो central atom और ion से directly bonded हो उसे कहते हैं density of ligand। जैसे अभी जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को देखिए। Cl माइनस NH3 H2O, तो Cl माइनस NH3 H2O इन सभी में आप देखिए दे आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम और आयन ओनली थ्रू वन एटम। दे आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम और आयन ओनली थ्रू वन एटम। क्लोरीन जो सेंट्रल एटम और आयन से बॉन्डेड है वो एक सिंगल एटम ही बॉन्डेड है। NH3 में ओनली नाइट्रोजन एटम के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है। H2O में the bonding is through oxygen atom,
तो इन सभी केसेस में वी हैव डेंटिसिटी ऑफ द लिगैंड 1 और इनको कहा जाता है यूनिडेंटेड लिगैंड। क्या कहते हैं इनको? दे आर कॉल्ड यूनिडेंटेड लिगैंड। द नंबर ऑफ atom of the ligand which is directly bonded to central atom or ion। लिगैंड के वो नंबर ऑफ एटम्स जो सेंट्रल एटम और आयन से डायरेक्टली बॉन्डेड हों उसे कहा जाता है डेंटिसिटी। नहीं नहीं, इन सभी केसेस में there is only one atom present in the ligand which is making bond with the central atom or ion। तो denticity of all this ligand is 1। लेकिन सपोज इसकी जगह पे अगर ऑक्सोलेट आयन हुआ C2O4 माइनस, C2O4 माइनस को आप ऐसे समझिए दिस इज ऑक्सोलेट आयन। अब ये जब सेंट्रल मेटल एटम और आयन से बॉन्डिंग करेगा ना तो इसके दो एटम इससे बॉन्डिंग करेंगे। दिख रहा है? देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम इन दिस which can donate electron pair to the metal atom। that is why the denticity of this ligand is 2। डेंटिसिटी क्या होगा? 2। क्या बोलेंगे इसको? बाइडेंटेड लिगैंड। क्या कहेंगे? बाइडेंटेड लिगैंड। ये आपका यूनिडेंटेड है, यूनिडेंटेड लिगैंड। इसे क्या कहा जाएगा? बाइडेंटेड लिगैंड। एक और एग्जांपल बताता हूं बाइडेंटेड में। कंसिडर दिस इज इथिलीन डाइअमाइन। इसको क्या कहेंगे हम? इथिलीन डाइअमाइन। क्या कहा जाएगा? इथिलीन डाइअमाइन। क्या मैं इथिलीन डाइअमाइन के बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर को ऐसे शो कर सकता हूं? बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर को ऐसे शो कर सकता हूं? हाँ, CH2 और यहां पे दोनों तरफ NH2। अब ये जब किसी मेटल एटम से बॉन्ड करेगा तो दोनों के दोनों नाइट्रोजन एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एटम को डोनेट कर पाएंगे। तो क्या हुआ? बाइडेंटेड लिगैंड। आ रहा है समझ में? अब समझ में आया? यहाँ पे हम डेंटिसिटी को स्पेसिफिक लिगेंड के टर्म में बोलेंगे। जैसे ये NH3 लिगेंड जो है इसकी डेंटिसिटी क्या है? 1। दिस इज यूनिडेंटेड और ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड है ना? NH3 and Cl both are unidentate ligand क्योंकि इन लिगैंड में नाइट्रोजन एटम ओनली गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम, ओनली दैट मेक्स बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। चलिए इसमें एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स लिगेंड में 2 से भी ज्यादा है, जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए। इसमें आप देखिए कितने सारे नाइट्रोजन एटम होंगे विच कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम और आयन। क्या बोला जाएगा इसको? सिंपली पॉलीडेंटेड लिगैंड। इस पॉलीडेंटेड लिगैंड में एक बहुत ही पॉपुलर लिगैंड है जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेडली आपको पूछा जा रहा है और वो है दिस। Consider this ligand
इसमें आपको कितने डोनेटिंग सेंटर्स दिख रहे हैं, काउंट करके बताइए मुझे। किसले बताएगा? किसले जहां भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एटम पे प्रेजेंट हो या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो सभी एटम मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको टोटल कितने डोनेटिंग साइट्स दिख रहे हैं, कितने डोनेटिंग एटम्स हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम और आयन को दे सकते हैं? बस 4 ही दिख रहा है? टोटल 6 है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। कैसा है ये? हेक्साडेंटेट लिगेंड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। हाँ होता है, वही तो मैं तब से बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर कैसे नहीं होगा। ligands are getting bonded to the central atom or ion in some definite spatial arrangement, in some definite geometry, तो स्ट्रक्चर तो होगा ही ना क्या। और ये जब इसको, इसका नाम है शॉर्ट में इसको कहते हैं EDTA, EDTA, और इसका फुल नेम है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। देखिए इथिलीन 2 कार्बन है, इथिलीन 2 अमीनो ग्रुप है तो डाइअमाइन, 1 2 3 4 एसीटेट ग्रुप है तो टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में, है ना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA एंड शो इट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो आपको स्ट्रक्चर बना के फिर बताना होगा कि देयर आर 2 डोनेटिंग साइट्स in terms of nitrogen and 4 in terms of this acetate ion. So total 6 donating sites are there. It is hexadentate ligand. आ रहा है? डेंटिसिटी समझ में आ रहा है? चलिए अब अगर आपको डेंटिसिटी समझ में आ रहा है तो मुझे ये बताइए कि इसकी डेंटिसिटी क्या होगी? किसले बताएगा? किसले, व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ दिस लिगेंड? डेंटिसिटी इज 1। चलो समझ गए, गुड, फाइन। Now after this denticity of the ligand, next I have to explain ambidentate ligand. Next मैं बताने जा रहा हूं ambidentate ligand, यहां बता देता हूं। सी ambidentate ligand, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था, फिर से बता दे रहा हूं। ambidentate ligand कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। ambidentate ligand में we have 2 or more donating sites present in the ligand and either of that bonds with the metal atom or metal ion. जैसे आप देखिए when we have oxygen of this nitrite ion bonding to metal atom, another case is this bonding can also take place through nitrogen, है ना। तो आप देखो एट अ टाइम वो या तो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा या नाइट्रोजन से करेगा, है ना। आगे नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, अगर ऑक्सीजन से हुआ तो नाइट्रेटो O कहा जाता है, अगर नाइट्रोजन एटम से हुआ तो इसको नाइट्रेटो N कहते हैं। सेम वे इन थायोसाइनेट आयन द बॉन्डिंग कैन टेक प्लेस ईदर थ्रू सल्फर और थ्रू नाइट्रोजन, है ना। थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N, ओके, यही है। चलिए इसको पॉज कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं हम लोग। सी लिगेंड में ही देयर इज वन मोर टर्म जिसे हम चिलेट लिगेंड कहते हैं। चिलेट लिगेंड मीन्स अ पॉलीडेंटेट लिगेंड व्हेन बॉन्ड्स टू द सेंट्रल एटम और आयन through all its
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर्स, दैट इज नोन एज चिलेटिंग लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है जब अपने सारे डोनेटिंग सेंटर्स के थ्रू मेटल एटम और आयन से बॉन्डेड होता है, एक रिंग फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड, और उस कॉम्प्लेक्स को चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। याद रखिएगा कि चिलेटिंग लिगेंड और चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो हैं दे आर मोर स्टेबल देन द ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस। जहां पे भी चिलेट कॉम्प्लेक्स होगा या जहां चिलेटिंग लिगेंड होंगे, दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ स्टेबलाइजिंग द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी हाल फिलहाल में कहीं पूछा भी है। दो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था और पूछा था कि विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई, तो द वन विच इज हैविंग चिलेटिंग लिगेंड और द वन विच इज हैविंग पॉलीडेंटेड लिगेंड वो ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्या था? अरे जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड ऑनवर्ड्स जो भी लिगेंड होंगे वो चिलेटिंग लिगेंड होंगे। चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। याद रखना किसी भी कॉम्प्लेक्स में द सेंट्रल एटम और आयन विल हैव द सेम सेकेंडरी वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेम होगा। ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर्स ऑफ द लिगेंड which is bonded to it. The total number of electron donating centers which are bonded to the metal atom or ion is called coordination number. जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हम ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं CONH3 whole 5 Cl and Cl2, then COC2O4 whole thrice 3 minus, then PTEN whole twice Cl2. लेट्स कंसिडर दीज कॉम्प्लेक्सेस। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखिए, पहले वाले में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर्स और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स कोबाल्ट एटम से बॉन्डेड हैं? 5 नाइट्रोजन के और 1 क्लोरीन का, टोटल 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यहां पे आप देखो ये ऑक्सलेट आयन है, C2O4 इज ऑक्सलेट, ये होता है ऑक्सलेट, है ना? तो ये ऑक्सलेट क्या है? बाइडेंटेड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर है किसले? 2, और टोटल ये कितना है? 3, तो 3 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेम एज सेकेंडरी वैलेंसी। इसी तरह यहां पे इस पर्टिकुलर केस में EN होता है ये, दिस इज EN, तो EN होल ट्वाइस का मतलब हुआ 4 इससे मिला और 2 क्लोरीन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर्स बॉन्डेड है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। सिंपल, इजी। चलिए नेक्स्ट, एक क्लॉथ पास करो, इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट टर्म, after coordination number the next we have is coordination sphere। ये coordination sphere भी समझना बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। coordination sphere is the square bracket part। coordination sphere क्या हुआ? the one which is enclosed in square bracket। जैसे फिर से मैं वही एग्जांपल देता हूं, K4 FeCN6, तो इसमें FeCN6 वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा।
कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब हुआ द डेफिनाइट स्पेटियल अरेंजमेंट इन विच द लिगेंड्स आर बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम और आयन। वो डेफिनाइट अरेंजमेंट, वो डेफिनाइट ज्योमेट्री जिसमें लिगेंड सेंट्रल एटम और आयन से बॉन्डेड हो, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और कॉम्प्लेक्सेस में कौन सी ज्योमेट्री सबसे ज्यादा कॉमनली देखी जाती है? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, these geometry, this coordination polyhedra or polyhedron are common in coordination compounds। जहां पे coordination number 6 होगा, there the coordination polyhedra will be octahedral, और coordination number 4 में you will have either tetrahedral or square planar। ठीक है, चलिए। हाँ, अब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर शेप तो पता है आपको कैसा होता है, या ज्योमेट्री मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी? पता है ना। चलिए नेक्स्ट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन का मतलब हुआ द चार्ज विच इज लेफ्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सेंट्रल एटम और आयन व्हेन ऑल लिगेंड्स बॉन्डेड टू इट आर रिमूव्ड। जितने भी लिगेंड्स बॉन्डेड हैं सेंट्रल एटम और आयन से, उन सारे लिगेंड्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो फिर जो चार्ज बचेगा सेंट्रल एटम और आयन पे, उसी चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इट इज कैलकुलेटेड बाय द सेम मेथड व्हिच वी हैव यूज्ड अर्लियर। पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज करते थे, उसी मेथड से इसे फाइंड करना है। जैसे सपोज यहां पे सेंट्रल एटम क्या है? Fe, मतलब हमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, तो Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मान लीजिए? X। अब देखो 4 पोटेशियम है, और पोटेशियम का चार्ज या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1, कॉमन है। प्लस Fe का क्या होगा? X प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई Cn पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, Cn माइनस, और वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस पे कोई चार्ज दिख रहा है? नो, तो दिस इज 0। अरे Cn कंप्लीट है, एक मॉलिक्यूल है वो, व्हिच इज C का नहीं ले रहे हैं, Cn एज अ होल हैज नेगेटिव चार्ज, Cn एज अ होल हैज नेगेटिव चार्ज, राइट। चलिए यहां देखिए, इसको आगे सॉल्व करने पे क्या आएगा? +2। फाइन, एक मिनट जरा इसे पॉज कीजिए। तो नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखिएगा। सपोज इफ वी हैव CO C2O4 होल थ्राइस -3, और यहां पे हमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी हो, तो क्या कीजिए, इसको X कंसिडर कर लीजिए। नाउ X प्लस कितने हैं ये? 3, और ऑक्सिलेट आयन पे क्या चार्ज होता है? -2, और यहां पे क्या है? -3। इसको आगे सॉल्व करोगे तो X क्या आएगा? +3। Oxidation state of central atom in this complex is +3. Let's take another one, PtCl2 NH3 whole twice। चलिए इसमें लेट्स कंसिडर प्लैटिनम का X, क्लोरीन का -1, और NH3 तो न्यूट्रल है, जो भी न्यूट्रल लिगेंड होगा उसका 0।
सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 ओनली। क्या यहाँ कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, तो x क्या होगा? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन हियर इज +2। चलिए अब आपको सबसे इजी वाला मैं दे रहा हूं, टेल मी, ये आज मैंने सबसे पहला कॉम्प्लेक्स आपको इंट्रोड्यूस किया था, इसमें मुझे सेंट्रल एटम और आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम और आयन इन दिस? आप लोग ना बादाम बादाम खाना शुरू करो। -3। कोबाल्ट का X, मैंने बोला अभी जस्ट कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन है ना, कितना? 3। क्लोरीन का क्या होता है? -1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। आगे इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू +3। ये जो आपको मैं बता रहा हूं तब से 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, रेडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ा होगा, और फाउंडेशन कोर्सेज में 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, और आप 12th के बच्चों आपको दिक्कत हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम और आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। इसमें क्या होगा? बोलिए। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव पार्ट है, राइट? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहां से मिल जाएगी। फॉर्मूला लिखते वक्त हम क्रॉस ओवर करते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्जेस को, तो इस Fe का कितना होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई +3, राइट? प्लस ये वाले Fe का क्या होगा? x, वो हमारा सेंट्रल एटम है, +6 इंटू -1, है ना? अच्छा, दिस ऑल मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। अब बोलो आगे, 12 प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +2 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे आप? इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस का आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। और जब आप IUPAC नेमिंग लिखोगे तो वहां पे पेरेंथेसिस में मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना नहीं आएगा तो हाउ यू विल राइट? गेटिंग इट? चलिए लास्ट, आई थिंक अब लास्ट टर्म है ना, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिप्टिक का क्या मतलब हो सकता है? होमो मीन्स व्हाट? लिप्टिक इज कमिंग फ्रॉम लिगेंड, तो होमोलिप्टिक का मतलब हुआ दोस कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव सेम काइंड ऑफ द लिगेंड्स, जिसमें एक ही लिगेंड हो, एक ही तरह के लिगेंड्स हो, वो होमोलिप्टिक। एंड हेट्रोलिप्टिक क्या होगा? जिसमें अलग अलग है। चलिए यहाँ पे जितने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा होमोलिप्टिक है, कौन सा हेट्रोलिप्टिक है। बोलो ये कैसा है? टाइप बताइए ना, होमोलिप्टिक या हेट्रोलिप्टिक?
दो कंपाउंड में, यहाँ दो कंपाउंड कहाँ है, पूरा ये एक ही कंपाउंड है। लिगेंड देखना है, लिगेंड आपको, कि लिगेंड कितने टाइप के हैं, तो क्या होगा ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इतना बोलने में क्या जा रहा है, हमेशा एकदम बैटरी डाउन ही रहती है। ये बताइए, दिस इज हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। व्हाई? दो अलग अलग टाइप के लिगेंड है, राइट। ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। चलिए अब ये बताइएगा, हाँ तीन अलग अलग लिगेंड है, तो क्या हुआ, आ रहा है समझ में, व्हाट इज होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक किसले? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ जिसमें एक ही तरह का लिगांड हो, जितने भी लिगेंड हो वो सब एक ही जैसे हों। जैसे इन कॉम्प्लेक्स को देखिए, लिगेंड क्या है इसमें, CN, और 6 यही है, 6 के 6 पूरे CN ही है, सेम है, तो क्या हुआ होमोलिप्टिक। ये वाला कॉम्प्लेक्स देखिए, ये वाला, इसमें कौन कौन से लिगेंड है, NH3 और Cl2, क्लोरीन और अमाइन, ये दो लिगेंड है ना। तो दो अलग अलग लिगेंड है, तो क्या हुआ हेटेरोलिप्टिक। क्या है, इससे इजी क्या हो सकता है, ठीक है, फाइन। So we have completed terms related to coordination compounds and in tomorrow's session we will start with the IUPAC nomenclature of coordination compounds and then isomerism part. ठीक है।